हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आरकेएस। आज हम सीएस फाइनल ड्राफ्टिंग के हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट एंड आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है? ये संपत्ति के ट्रांसफ़र का एक ऐसा तरीका है जो गुड्स से रिलेटेड होता है। इट मीन्स इसमें गुड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट्स के थ्रू। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा गुड्स में हक का हस्तांतरण उस व्यक्ति को कर दिया जाता है जो हमें लोन देता है, परंतु उस पर गुड्स पर कब्जा नहीं दिया जाता है, केवल हक ट्रांसफ़र किया जाता है, कब्जा नहीं दिया जाता है जो पर्सन हमें लोन देता है उसको। इस प्रकार का ट्रांसफ़र भारत में किसी भी कानून के द्वारा नियमित नहीं किया जाता है। हाइपोथिकेशन में पक्षकारों का यह इरादा होना चाहिए कि जिस संपत्ति के लिए लोन दिया जा रहा है उस पर एक चार्ज क्रिएट किया जाए, और भारत में मौखिक एवं लिखित हाइपोथिकेशन कानून के अंतर्गत मान्य है। हाइपोथिकेशन बेसिकली क्या होता है? एक प्लेज का ही एक विस्तृत रूप होता है, और जो प्लेज होता है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा कोडिफाइड किया जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 172 से 176 गुड्स के प्लेज से रिलेटेड होते हैं। सेक्शन 172 के तहत प्लेज गुड्स का एक बेलमेंट होता है। सेक्शन 172 डेब्ट के पेमेंट के लिए सिक्योर्ड प्लेज गुड्स को रिटेन करने के लिए पौनी योग्य बनाता है। सेक्शन 175 पौनी को पॉनर इट मीन्स प्लेजर से उस प्लेज गुड्स को सिक्योर्ड रखने में हुए एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे को प्राप्त करने के भी योग्य बनाता है। सेक्शन 176 पौनी के अधिकारों के बारे में बताता है। हाइपोथिकेशन बेसिकली ऐसी संपत्ति पर भी कर सकते हैं जो हमें भविष्य में प्राप्त होने वाली है, अर्थात इसके लिए जिस समय पर हम एग्रीमेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, संपत्ति का अस्तित्व में होना जरूरी नहीं है। हाइपोथिकेशन है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइंड नहीं किया गया है, लेकिन इसके पक्षकारों के जितने भी अधिकार होते हैं हाइपोथिकेशन के और जो भी उपचार हैं वो न्यायालय के द्वारा अधिनियमित होते हैं। प्लेज में क्या होता है? गुड्स का लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, जबकि हाइपोथिकेशन में जो लैंडर और बोरोवर होता है, लोन देने वाला और लोन लेने वाला, उनके अधिकार होते हैं वो उनके मध्य हुए अनुबंध के टर्म्स और कंडीशन के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। हाइपोथिकेशन होता है ये अधिकतर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा उनके मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, बिल्स, डिस्काउंटिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, पार्टनरशिप इत्यादि को सिक्योर करने के लिए किए जाते हैं। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बेसिकली किन किन के लिए किया जा सकता है? अपन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं, इक्विपमेंट के लिए, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, कंज्यूमेबल स्टोर्स के लिए और बुक डेट्स के लिए हाइपोथिकेशन किया जा सकता है। आगे आता है आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। आउटसोर्सिंग एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें कि कंपनी अपनी जो भी नॉन कोर और नॉन रेवेन्यू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है उनको स्पेशलिस्ट को दे देती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी को लगता है कि ये हमारा मेन बिजनेस नहीं है और इनसे हमें कम बिजनेस या कम रेवेन्यू हमें जनरेट होता है इनसे, तो उनको कंपनी क्या करती है? किसी दूसरे जो भी उस काम को करने में स्पेशलिस्ट होते हैं उस पर्सन को ये दे देती है कि आप ये एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करिए। ये बेसिकली एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग से अलग होता है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल होता है जिसके द्वारा कंपनी क्या करती है? अपनी जो कोर एक्टिविटीज होती है उनको बढ़ावा देने के लिए अपने बिजनेस को एक नया आकार देती है। इट मीन्स कंपनी क्या करती है? जो कंपनी का मेन बिजनेस है उसको तो कंपनी खुद करती है, और जो कंपनी का मेन बिजनेस नहीं है उसको कंपनी किसी और को करने के लिए दे देती है जो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट होता है। आउटसोर्सिंग बेसिकली कंपनी 3 तरीके के कामों कर सकती है। एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आउटसोर्सिंग, दूसरा बिजनेस प्रोसेस की आउटसोर्सिंग BPO। इसमें क्या करते हैं? कंपनी अपने अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, पेरोल जो होता है कंपनी का, उनसे रिलेटेड एक्टिविटी जिसमें इंक्लूड रहती है। आगे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसमें क्या करते हैं? कंपनी अपनी लीगल, पैरालीगल और अन्य हाईली स्किल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंपनी के इंक्लूड रहती है। एक अच्छा आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट बेसिकली वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज, आउटसोर्सर और सर्विस प्रोवाइडर के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व सम्मिलित होते हैं। मतलब एक तो जो कंपनी अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, इट मीन्स वो तो होता है एक स्पेशली जो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट होता है, और एक होता है आउटसोर्सर जो अपने काम को आउटसोर्स कर रहा है स्पेशलिस्ट को करने के लिए। उन दोनों के जितने भी ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो उसे एक आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत होती है।
आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट को साइन करने से पहले किन किन फैक्टर्स को कंसिडर कर लेना चाहिए, उसकी एक लिस्ट है। सबसे पहला, एक तो आउटसोर्सर के ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस। आउटसोर्सर मतलब जो कंपनी अपनी नॉन कोर एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड कर रही है, किसी एक स्पेशलिस्ट को काम दे रही है उस काम को करने के लिए जो उसके नॉन कोर है, जो उसका मेन काम नहीं है उसको, वो होता है आउटसोर्सर। तो उसके ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस लिखे हुए होते हैं एक तो आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट में। दूसरा, जिसको प्रोवाइड करे, इट मीन्स जो एक स्पेशलिस्ट है उस काम को करने में, नहीं नॉन कोर एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो स्पेशलिस्ट है उसको बोला जाता है सर्विस प्रोवाइडर, उसकी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस लिखी हुई होती है। तीसरा, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, लीगल कंप्लाइंसेस जितनी भी हैं वो लिखी होनी चाहिए। फीस एंड पेमेंट टर्म्स लिखी हुई होती हैं, किस फीस पर क्या पेमेंट के टर्म्स हैं, कब का पेमेंट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ऑडिटिंग के राइट्स लिखे हुए होते हैं, कब कब ऑडिट की जाएगी। आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट पर कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे वो लिखे जाते हैं। एग्रीमेंट के टर्म्स क्या हैं वो लिखी रहती हैं। अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उस डिफ़ॉल्ट होने पर क्या कंडीशन होंगी, क्या इवेंट्स होंगे वो लिखे हुए जाते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी लिखा जाता है कि अगर डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो उसको कहाँ पे रिजोल्व करने के लिए कहाँ पे फाइल किया जाएगा। टाइम लिमिट्स लिखी हुई होती है किसी काम को करने के लिए, एग्रीमेंट को करने के लिए। लोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन, अगर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है तो उसकी क्या लोकेशन होगी, कौन से एरिया के आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर कितने होंगे। इंटरिम मेजर्स एंड प्रोविजनल रेमेडीज़ भी लिखी जाती है कि तुरंत अगर कोई भी डिस्प्यूट रहता है तो तुरंत एक इंटरिम मेजर क्या प्रोवाइड किया जा सकता है वो लिखा हुआ होगा। प्राइवेसी एग्रीमेंट्स लिखे हुए होंगे। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट होंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, रूल्स कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे। अपील एंड एनफोर्समेंट के लिए क्या प्रोविजंस होंगे। बिवेयर ऑफ लोकल पेक्युलरिटीज़ के बारे में लिखा हुआ होगा। सर्वाइवल टर्म्स आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट, की आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट जब टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो लिखी रहती है। और एक आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट को कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है।